वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। हम लोग वीडियो का एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग नवोदय विद्यालय की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करेंगे। तो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कि अगले साल 2025 के जनवरी में होने वाला है, जिसमें क्लास 6 में एडमिशन के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। यानी जो बच्चे अभी क्लास 5 में हैं उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। और वैसे बच्चे जो अपने बेसिक को और अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो हायर क्लासेस में भी हैं, 6-7 में भी हैं, 8-9 में भी हैं, उनके लिए भी यह वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उनका बेसिक जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसमें नवोदय विद्यालय में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट्स में इसमें रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, उसके बाद मैथमेटिक्स और हिंदी जिसमें गद्यांश के रूप में क्वेश्चन होता है। तो हम लोग सबसे पहले मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी ये रीजनिंग और हिंदी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग को फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम लोग संख्या एवं संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है अंक, यानी संख्या किससे बनता है? अंक से बनता है। तो अंक के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंक क्या होता है। अंक क्या है? एक संकेत है, गणितीय संकेत है जिससे सारी संख्याओं का निर्माण होता है। तो सारी संख्याओं का निर्माण इन्हीं अंकों से होता है। तो अंक क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। कुल कितने अंक हैं? 10 अंक। इन्हीं अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। तो इन अंकों से जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं को हम अलग अलग समूह में बांटते हैं। तो उन समूह में सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किनको कहेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को हम जहाँ से गिनना शुरू करते हैं, जिस संख्या के माध्यम से गिन पाते हैं उसको ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती जो है किसी चीज़ का हम लोग शुरू करते हैं 1, 2, तो यहाँ 1 से शुरू होता है गिनती। तो इसलिए प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। अनंत तक ये जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। इसके साथ तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसको कहेंगे? तो गिनती की संख्या के साथ क्या आ जाए? गिनती की संख्या यानी या इसी को हम क्या कहेंगे?
गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या तथा शून्य, गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इसको। प्राकृत संख्या 1, 2, 3 यहाँ से शुरू होगा, पूर्ण संख्या में शून्य लग जाता है, तो शून्य लग गया तो शून्य से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अब इन प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या मुख्यतः से कहेंगे। इसको भी इसका भी विभाजन करते हैं। तो इसमें जो इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या है? सम संख्या। प्राकृत संख्या के अंदर भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं ये समझते हैं। सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित होगी उसको हम सम संख्या कहेंगे। 2 से पूर्णतः विभाजित, दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। इसका भी कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, सम संख्या अगर हम समझ लिए तो इसके विपरीत, मतलब इसमें जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। और वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। दो से पूर्णतः विभाजित नहीं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। और ये संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9 और ये भी क्या है? अनंत तक। इसका भी कोई अंत नहीं है। ठीक, इसके बाद सम और विषम समझने के बाद हम लोग को क्या समझना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक हो, जिसमें एक से और स्वयं से उस संख्या से भाग लगे, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। सिर्फ 2 अपवर्तक वैसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक हो, एक और स्वयं। ठीक है, एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7,
11, ये भी क्या होगा, अनंत तक। ठीक है। वैसी संख्या है जिसका सिर्फ 2 अपवर्तक हो, यानी जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो गया, 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसको कहेंगे, भाज्य संख्या में क्या कहा जाएगा, जिसके 2 से अधिक अपवर्तक, 2 से अधिक अपवर्तक वाले संख्याओं को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है। ये भी अनंत तक। अब इन संख्याओं में अगर दोनों को मिलाते हैं, यहाँ दोनों को मिला देने से प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। सम और विषम मिलके क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या। उसी तरह से अगर हम भाज्य और अभाज्य को भी मिला दें तो क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। और लेकिन इसमें एक बच जाता है, तो एक को ना तो भाज्य संख्या कहते हैं ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि एक एकमात्र संख्या है, एक विशेष संख्या है। ठीक है। एकमात्र संख्या है जिसका एक ही अपवर्तक होता है, तो एक को क्या कहेंगे, विशेष संख्या। एक को क्या कहा जाएगा, विशेष संख्या। अब बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है संख्या, वो है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्याएं जिसके अपवर्तकों का योग, अपवर्तक क्या होता है, जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। तो वैसी संख्या है जिसके अपवर्तकों का योग संख्याओं, उस संख्या का दुगुना हो जाए। ठीक है। अपवर्तकों का योग संख्या का दुगुना। ठीक है। संपूर्ण संख्या किसको कहेंगे, अपवर्तकों का योग संख्या का दुगुना हो जाए। तो जैसे उदाहरण में, उदाहरण देख लेते हैं, 6 और 28, 100 के अंदर यही मात्र 2 संख्या है जिसके अपवर्तकों का योग क्या है, उसका दुगुना हो जाता है। 6 का अपवर्तक देखते हैं। 6 का अपवर्तक क्या है, 1, 2, 3 और 6। सबको जोड़ देते हैं, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 12।
12, इसका दुगुना हो गया। ठीक है, इसी तरह से 28 का अपवर्तक देखते हैं। अब 28 में किससे भाग लगेगा? 1 2 4 7 14 और 28। इस सब को अगर जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? 2 1 3 4 7 7 14 14 28 28 56, ये भी दुगुना हो गया। ये दोनों क्या हो गया? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जुड़वा या यमज। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जुड़वा का मतलब दो तो होगा ही, दो अभाज्य संख्या। तो दो अभाज्य संख्या लगातार नहीं हो सकता। तो लगातार दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, दो प्राकृत संख्या अगर लगातार लेंगे, कहीं एक मात्र एग्जाम्पल है 2 3 जो कि लगातार है। उसके बाद ऐसी दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक अभाज्य संख्या हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, यदि दो अभाज्य संख्याओं के बीच एकमात्र भाज्य संख्या हो तो उसको क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या। दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या अगर हो तो दोनों अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। दोनों अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? 3 5, एक जोड़ा हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या का। 5 7, फिर इसके बाद 11 13, आगे 17 19। इस तरह से और भी हम अभाज्य संख्याओं का जोड़ा लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। तब अभी ध्यान देना क्या होगा कि उसके बीच एकमात्र भाज्य संख्या हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको समझने के बाद अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं को पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं से जुड़ी जो विभाजन है प्राकृत संख्याओं में कह सकते हैं, उसका प्रकार, ये सब हो गया। अब कुछ और संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पूर्णांक संख्या, दो संख्याएं हम लोग पढ़ लिए थे, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। तो अब तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या को पढ़ते हैं। तो इसमें पूर्ण संख्या में
पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? इसमें प्राकृत संख्या भी इसके अंदर समाहित हो जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देते हैं, या पूर्ण संख्या हो गया। इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी प्राकृत संख्या हैं उसमें अगर हम ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं तो इस तरह से जो समूह बन जाता है, यह समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या शून्य और ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या, ये क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्या। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक चिन्ह युक्त प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक चिन्ह युक्त प्राकृत संख्या का समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। और इसको हम संख्या रेखा पर समझ लेते हैं ताकि आसान हो जाए। पूर्ण संख्या क्या आ जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक हो जाएगा। और ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या -1, -2, -3, -4, -5, इनफाइनाइट। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या हो गया, इधर हो गया, इसको हम कहेंगे 1 से अनंत तक प्राकृत संख्या, 0 से अनंत ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यहाँ 1, 2, 3, 4 तो है जो कि प्राकृत संख्या है, लेकिन उसमें माइनस लगा हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इधर हो गया। इसी में अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं और इधर से लिख देते हैं, ये पूरा समूह क्या हो गया? पूर्णांक। ये पूरा समूह क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं को पढ़ने के बाद संख्याओं का कुछ और प्रकार, इन पूर्णांक संख्याओं का हम विभेदन और किस किस रूप में कर सकते हैं, इसका जो समूह है और क्या क्या हो सकता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर संयोजी विलोम। संयोजी विलोम क्या होता है ये समझते हैं। संयोजी विलोम किसको कहते हैं? दो संख्याओं का योगफल अगर 0 हो जाए, दो संख्याओं का योग 0 हो तो दोनों संख्या एक दूसरे का संयोजी विलोम कहलाएगा। जैसे 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, इस तरह से अनंत जोड़े हो सकते हैं। ठीक है, अगर संख्या रेखा पर देखेंगे, 0 से समान दूरी पर बाईं और दाईं ओर स्थित संख्याएं एक दूसरे का संयोजी विलोम कहलाएगा। यानी एक स्टेप पहले -1, एक स्टेप आगे 1, ये दोनों एक दूसरे का संयोजी विलोम। फिर 2 स्टेप पीछे -2 और 2 स्टेप आगे +2, तो इस दोनों का सम हो जाएगा 0। इसी तरह से 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5,
ये सब एक दूसरे का क्या है, संयोजी विलोम। इसका योगफल हमेशा शून्य हो जाता है। संयोजी विलोम में दो संख्या आएगी, दोनों संख्या का योगफल शून्य होगा, तो इसी संख्या को संयोजी विलोम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं गुणात्मक विलोम। गुणात्मक विलोम, इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, एक हो। यहाँ पर शून्य था, यहाँ पर एक। दो संख्या का गुणनफल एक हो तो दोनों संख्या को क्या कहेंगे, दोनों संख्या एक दूसरे का गुणात्मक विलोम कहलाएगा। जैसे एक और एक, ये दोनों समान संख्या है, -1 और -1, ये दोनों भी समान संख्याएं हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक विलोम है। और कुछ संख्याएं देखते हैं, 1 और 1/2, 1/3 और 3। इस तरह से कुछ और संख्याएं हम लिख सकते हैं, -3 और -1/3। इस तरह से अगर हम दो संख्या ऐसे लिखें जिसका गुणनफल एक हो जाए तो दोनों संख्या एक दूसरे का क्या कहलाएगा, गुणात्मक विलोम। एक दो टॉपिक इसमें और पढ़ते हैं, इसके बाद हम इस क्लास को खत्म करेंगे। फिर अगले क्लास में रोमन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अच्छा से समझेंगे, देखेंगे कितनी आसानी से हम रोमन नंबर्स को, रोमन संख्याओं को लिख पाते हैं। तो स्थानीय मान, अभी क्या पढ़ेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या में दिए गए अंक का स्थान के अनुसार मान। क्या कहलाएगा, स्थानीय मान। जैसे कोई संख्या दिया गया है 3, 5, 7, 8, 9, इसमें 7 का अगर कहेगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 700। 1s, 10s, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हिंदी में कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 700 हो गया। ठीक है, तो अंक में अलग अलग स्थान पर उसका अलग अलग मान हो जाता है। यहाँ 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30,000। बाकी आगे 0 लगा देंगे, ये 30,000 इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, तो किसी संख्या में जो अलग अलग अंक होते हैं, उन अंकों का स्थान के अनुसार से जो मान होता है, उस मान को हम क्या कहेंगे, स्थानीय मान। ठीक है, अब इसी में हम दूसरा इसका पार्ट समझते हैं, अंकित मान। ये हो गया प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कहेंगे इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू। अंकित मान, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। इसी संख्या में देखते हैं इसका फेस वैल्यू क्या होगा, 9,
जो अंक रहेगा उस अंक का वही फेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, भले स्थान कितना भी परिवर्तित हो जाए। ठीक है, स्थान बदल जाए लेकिन उसका जो है मान नहीं बदलता। ठीक है, तो किसी अंक का कोई भी डिजिट है उसका जो खुद का वैल्यू होता है, ठीक है, उस डिजिट का स्वयं का वैल्यू उसका क्या कहलाता है, अंकित मान। ठीक है, तो कोई भी अंक संख्या में है तो उसका जो मान है वो क्या कहलाएगा, अंकित मान, यानी जो लिखा हुआ है वही वैल्यू, जो अंकित किया हुआ है। ठीक है, जो फेस यानी जो दिख रहा है वही वैल्यू। ठीक है, तो इसमें जैसे 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये सब इसका क्या हो गया, अंकित मान हो गया। अभी जो हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े, इसमें संख्याओं में क्या होता है, अंक होता है। तो अंक के अनुसार, अंकों की संख्या के अनुसार उसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या हर एक अंक में, हर एक संख्याओं में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी तरह से अंक बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाते जाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की एक और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ा अंक लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा अंक लिख दिए तो सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। यानी जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने कहेगा उतना हम 9 लिख देंगे। बहुत ही आसान है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना कहेगा तो 5 × 9 यानी 99,999। ये क्या हो गया, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्याएं, रोमन नंबर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रोमन नंबर्स, रोमन संख्याएं। अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना तक ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को एंजॉय कीजिए और आगे हमारे साथ जुड़ के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अच्छे से इसी तरह से कवर करेंगे। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में इसको मेंशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।